दोस्तों कुछ महीने पहले हमने नोटिस की ये पिक्चर्स जहां पर हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स थे वो हमारे सामने आए। अब काफी सारी इनके रिगार्डिंग बातें भी हुई कि किस तरह से बहुत सारे एग्जिट पोल्स यहां पे गलत साबित हुए। अभी इस बात को बीते हुए 4 महीने ही गुजरे हैं कि अभी हमारे सामने हरियाणा और साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं जम्मू एंड कश्मीर की, इनके एग्जिट पोल्स भी हमारे सामने हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्या एग्जिट पोल सही होते हैं, क्या वो गलत होते हैं, क्या उनके पीछे की लीगल बैकिंग क्या है। ये सारा कुछ हम डिस्कशन करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम ये भी समझेंगे कि ओपिनियन पोल से वो कैसे डिफरेंट होते हैं। राइट। थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं। तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि पहली जो चीज हमें समझनी है ना, वो है आपके ओपिनियन पोल के बारे में। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ओपिनियन पोल अलग चीज है, एग्जिट पोल अलग चीज है। ओपिनियन पोल पता क्या होता है? ओपिनियन पोल आपके इलेक्शन से पहले का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी 8 अक्टूबर यानी कि कल हमारे सामने नतीजे आएंगे, हरियाणा के भी जम्मू कश्मीर के भी। और 5 अक्टूबर को हरियाणा में यहां पे चुनाव हुए थे। राइट। तो एक ऐसा हमारे सामने पोल आता है जो कि इलेक्शन से पहले का होता है, यानी कि 5 अक्टूबर से भी बहुत पहले का हमारे पास अगर कोई पोल हो जो ये बताए कि लोगों के क्या उनका मन है, किस तरफ वो वोट करना चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी को चुनना चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज उनको ज्यादा पसंद आ रही हैं, ये सारी बातें। अगर ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले करी जा रही हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपिनियन पोल। तो ध्यान क्या रखना है, ये एक आपका प्री इलेक्शन सर्वे होता है। ठीक है। अभी हरियाणा के तो चलो 5 अक्टूबर को हुए, इसी बीच ना पिछले 20 दिन लगभग आपके जम्मू कश्मीर के भी चुनाव थे। बिल्कुल। तो जब ये टाइम चल रहा होता है, जब जम्मू कश्मीर के भी चुनाव थे, हरियाणा के भी चुनाव थे, उस समय के बीच में कोई भी हमारे सामने पोल नहीं आ सकता। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे यार ये वाली पार्टी जीत रही है और मीडिया चैनल्स के अंदर ऐसा कुछ दिखा दिया जाए जिस वजह से एक वोटर का वोट प्रभावित हो। इसको अवॉइड किया जाता है ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना आए, जिस वजह से इस पूरे टाइमलाइन के बीच में ना कोई भी यहां पर हमें पोल नहीं देखने को मिला। तो यानी कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर के चुनाव शुरू हुए थे उससे पहले हमें पता था कि क्या पोल चल रहा है, उनको हम बोलेंगे ओपिनियन पोल। पर उसके बाद कैसे कैसे बदलाव आया उसके रिगार्डिंग कोई भी यहां पे पोल नहीं बता सकता। और जैसे ही आपके इलेक्शंस कंप्लीट हुए 5 अक्टूबर को, तो उसी शाम हमारे सामने एग्जिट पोल देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे यहां पे आपको आरपीए देखने को मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अंतर्गत आपका एक एक्ट है, सेक्शन 126A। इस सेक्शन 126A के अंदर मेंशन ये है कि आप कोई भी एग्जिट पोल पब्लिश नहीं कर सकते या कंडक्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड एज नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही बोलता है कि जब तक वोटिंग चल रही है उसके दौरान आप यहां पर एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को लगे यार ये वाली पार्टी जीत रही है, चलो मैं भी इसी को वोट कर देता हूं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये वाली बात अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत ही लिखी हुई है। कोई इसको आपका वायलेट कर देता है तो उस केस में उसको फाइन हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन एंड आप सभी को डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि आपके एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर होता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्या थी, आपकी लीगल बैकिंग थी, यहां पर एक एक्ट था, उसके माध्यम से हम इस चीज को प्रिवेंट कर पा रहे थे। पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज आपका एमसीसी। अब आप पूछेंगे सर ये एमसीसी क्या होता है? देखो जब मैं बात करूं ना एमसीसी की, इट स्टैंड्स फॉर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। राइट। अब आप एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानते होंगे, यहां पर आप उनकी पिक्चर देख पाओगे। ये है टीएन शेषन जी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस तरह से आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत ही प्रभावी हो पाए। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में दोस्तों होता पता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। इनको अलग अलग आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को, देखो समझिएगा इस बात को। जैसे मान लो आपकी एक सरकार है, ठीक है। अब जो सरकार या जो पार्टी अभी पावर में है, हो सकता है वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर ले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कोई XYZ पार्टी पावर में चल रही है, मान लेते हैं, ठीक है। और इसको पता है कि भाई इलेक्शंस बहुत ही दिनों में आने वाले हैं, मतलब विद इन अ वीक आने वाले हैं, बहुत ही पास में इलेक्शंस है। उस केस में ये सरकार कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी तो कर सकती है कि सबके खातों में पैसा ही पैसा डाल दिया, या फिर सरकारी नौकरियों पे लोगों को भर दिया। इस तरह की अनाउंसमेंट्स अगर कर देगी, उससे क्या होगा, उससे ये चुनाव प्रभावित हो सकता है। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। राइट। सबको एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिले।
बिल्कुल ठीक बात है। पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहने से थोड़ी आएगी, बताना पड़ेगा प्रॉपर चीज़ें। तो वही जो गाइडलाइंस होती हैं उनको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इंश्योर ये किया जाता है कि जब एक बार चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, चुनावों की अनाउंसमेंट से लेकर जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते, इसके बीच में कोई भी ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं की जा सकती। कोई भी ऐसी सरकारी पदों पे भर्तियां नहीं की जा सकती उस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अराउंड। तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स में होता है। इसके अलावा भी जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर रोक लग दी जाती है। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे कि यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेट्स से आप कुछ प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स को अनाउंस करो, प्लस एट द सेम टाइम रिक्रूटमेंट के ऊपर रोक लगा दी जाती है। आप अपने जो विरोधी हैं उनके कैंपेन को डिसरप्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पार्टी ने अपने विरोधियों के पूरे कैंपेन को ही डिसरप्ट कर दिया, कुछ एक तरीके से उनके कैंपेन में बाधा डाल दी। ये सब चीजें नहीं हो सकती। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके धर्म को बांटने वाली राजनीति या फिर आपके कास्ट को बांटने की राजनीति, इस तरह से लोगों को आपस में लड़ाना, ये सब चीजें, ये सब भाषण आपके जो पॉलिटिकल पर्संस हैं वो नहीं दे सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है डेफिनेटली वो रैलियां करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेफिनेटली वो कैंपेन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी वजह से, आपकी रैलियों की वजह से आपके जो आम जनता है ना, उनके अंदर यहां पे उनके ट्रैफिक के ऊपर या फिर उनकी आम जनता की मूवमेंट के ऊपर यहां पर डिसरप्शन नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी कि यहां पर हमने जब बात करी थी आपके एग्जिट पोल की, तो वहां पर हमने पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारे पास, उसका सेक्शन 126A है, वो लीगल बैकिंग हमें देता है। एग्जिट पोल्स उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में यहां पर नहीं पब्लिश हो सकते। क्या कुछ ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी है? द आंसर इज नो। जब मैं बात करता हूं आपके एमसीसी की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो आपको ध्यान में ये देना है कि यहां पर इसके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग हमें नहीं देखने को मिलती। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अक्सर इसको वायलेट किया जाता है, बहुत बार हमें इसके वायलेशन की खबरें देखने को मिलती हैं। हालांकि डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे एमसीसी के कॉरस्पॉन्डिंग कानून नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, पर डिफरेंट डिफरेंट और कानून हैं जिसके माध्यम से उसको इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ऐसा पर्सन वो धर्म को बांटने वाली राजनीति ऐसे बयान नहीं देगा। अब ये डायरेक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए हमारे पास स्टैट्यूटरी बैकिंग तो नहीं है, बट हमारे पास बहुत सारे और प्रोविजंस हैं, अलग अलग आईपीसी, सीआरपीसी और अब तो जो उनके नए फॉर्म्स आ चुके हैं, उसके हिसाब से यहां पर ये चीजें वैसे भी नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर ना आपके जो नए कानून आए हैं उनके ऊपर यहां पे एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अपने आप में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं देखने को मिलती। ये बात तो होगी आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर जो बात कर रहे थे हम, आपके एग्जिट पोल्स की बात कर रहे थे, ये आखिर कितने विश्वसनीय होते हैं? जैसे यहां पर आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हरियाणा की बात हो रही है आजकल, आपके बात हो रही है आपके जम्मू एंड कश्मीर की, ये किस हद तक आपके विश्वसनीय हैं, किस हद तक भरोसेमंद है? देखो, जब बात होती है ना एग्जिट पोल्स की, तो एक तरह का यहाँ पे साइंस भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा गेसवर्क भी होता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, साइंस और आपका गेसवर्क। क्योंकि आप नोटिस करो एग्जिट पोल में हुआ क्या, जब एक पर्सन वोट देके आया, उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई आपने किसको वोट दी, किन मुद्दों पे वोट दी, तो वहां से ना आपके वोटर के माध्यम से एक आइडिया लगता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वोटर वोट कर रहा है, क्या क्या मेजर इश्यूज हैं उसको जो फेस हो रहे थे जिसकी वजह से उसने अपना वोट किसी को दिया। वहां से एक आइडिया जरूर मिल जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जिट पोल्स के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लगभग कितना वोटिंग परसेंट मिला होगा, पर उसको सीट में कन्वर्ट करना कि क्या वाकई में इतनी सीट्स आएंगी या नहीं आएंगी, ये एक थोड़ा सा गेसवर्क भी होता है। तभी यहां पर ना आप नोटिस कर पाओगे एक रेंज नॉर्मली दी जाती है कि इस रेंज के बीच में हो सकता है कि कम से कम इतनी भी हो सकती है, ज्यादा इतनी भी हो सकती है। तो एक आइडिया जरूर मिल जाता है कि हवा किस ओर बह रही है, पर कंप्लीट इसका आइडिया मिलना ये अपने आप में थोड़ा सा हमें मुश्किल देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली देखो, एक सोसाइटी के अंदर इनका भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अगर हम बात करें आपके यूएसए की, आप बात कर लो यूके की, बात कर लो कनाडा की, बात कर लो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की, तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर नॉर्मली इनको अलाउ किया जाता है। इनफैक्ट काफी सारी कंट्रीज तो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी हिस्सा मानती हैं, जिस वजह से वहां पर ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है, आपके जो इस तरह से आपके एग्जिट पोल्स हो गया या फिर आपके ओपिनियन पोल्स भी। तो हमें आज के लेक्चर से ये समझना था कि एग्जिट पोल्स क्या होते हैं, ओपिनियन पोल्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी स्टैट्यूटरी बैकिंग होती है, एंड अकॉर्डिंगली साथ साथ हमने समझा
आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। दोस्तों आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।